हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लोग जो है सैटरडे संडे को क्या करते हैं कि सैटरडे और संडे हमारा प्रीलिम्स पर ही फोकस रहता है। ठीक, बाकी दिन हम मेंस पर फोकस करते हैं क्योंकि प्रीलिम्स भी जरूरी है। प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर मेंस की जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हम जो है डेली कुछ ना कुछ आपको मेंस का देते रहते हैं और सैटरडे संडे हम प्रीलिम्स के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक आज मुद्दा लिया है निसार सैटेलाइट। आपने देख ही लिया होगा, दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने करंट में पढ़ा होगा। तो निसार सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। और मेंस का एक टॉपिक और है मालदीव और भारत के संबंध। आप काफी चल रहा है, इसको जो मेंस की दृष्टि से जरूर पढ़ना। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे तो मैं इस पर एक वीडियो अच्छा बना दूंगा। ठीक, और इसके साथ साथ निसार सैटेलाइट है, इस पर मेंस पे भी प्रश्न बनेगा। तो मैंने इस पे बहुत सारे प्रश्न लिए हैं प्रीलिम्स के और मेंस पे। मेंस के लिए भी मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया कि ये प्रश्न मैं कल लिख करके आपको दूंगा। ठीक है, कल संडे है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इस पर एक प्रश्न बनाकर आपको दूं। तो मैंने ये इसीलिए लगाया कि खाली है, इस पर लिख के मैं आपको दूंगा। ये प्रश्न है, आप लोग पढ़ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग मेंस की दृष्टि से। बाकी प्रीलिम्स के लिए मैंने यहाँ पर सवाल लगा रखे हैं, ये देखिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो आप ये पढ़ेंगे उसमें क्या है कि यूपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल, जैसे 2011 में पूछा गया है, फिर उसके पहले 2015 में पूछा गया। ठीक, मतलब 2011 में पहले पूछा गया, फिर 2015 में। तो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी प्रवृत्ति देखिए। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। अब हो सकता है कि अगली बार मैंने वही चीज बताई आपको कि आपको पीवाईक्यू देख के क्या करना है, आगे की रणनीति तय करनी है कि कैसे आगे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये भारत सुदूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जा सकता है। कैसे? फसल उत्पादन के आकलन के लिए, भूजल संसाधनों के लिए, खनिज अन्वेषण के लिए, दूरसंचार, यातायात। ये तो केवल ऑप्शन दिए। यूपीएससी करंट बेस्ड है, खासकर साइंस टेक में और एनवायरमेंट में, और तो बाकी सब्जेक्ट में भी करंट देखता है। तो हो सकता है कि यूपीएससी इस प्रकृति के आधार पे, अब ये प्रकृति ने आपने समझ ली, इसका चरित्र समझ लिया। अब आप जब पढ़ रहे होगे न्यूज में निसार सैटेलाइट, मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आपको देखना है कि ये निसार सैटेलाइट से कैसे प्रश्न यूपीएससी बनाएगा। क्योंकि पिछली बार तो ऐसा बनाया था, क्योंकि उस समय करंट में क्या चल रहा था, भारतीय सुदूर संवेदन, तो तुरंत वहां पर प्रश्न ये बन गया था। तो निसार पे भी तो बन सकता है इसी तरह का प्रश्न। तो हमने पीवाईक्यू से क्या देख लिया, आगे की रणनीति बनानी देख ली कि आगे की रणनीति क्या बनेगी। ठीक, अब यहां पर जो ये सुदूर संवेदन, इससे तो प्रश्न अब ये भाई ओल्ड हो चुका है, करंट का विषय तो है नहीं, इससे क्यों बनाएगा प्रश्न। तो आपको ये दिमाग रखना, हर चीज ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू देख करके वही चीज दोबारा रिपीट कर दे। रिपीट तो यूपीएससी करता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ऑप्शन रिपीट कर देगा, लेकिन ये ऑप्शन तो आपको वैसे भी कॉमन सेंस से आप निसार सैटेलाइट में भी देख लोगे। मैंने यहाँ पर लगाया प्रश्न निसार सैटेलाइट का, आप देखिए, ये देखिए कि निसार मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह के अवलोकन के लिए डुअल बैंड रडार, इस तरह से। ठीक, फिर भू समकालिक उपग्रह, फिर इसका उद्देश्य केवल समुद्री सतह का। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग है ये भी तो आपको पता चलेगा। तो आपको उस प्रश्न को देख करके, इस प्रश्न को देख करके आपको उसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाना चाहिए कि यूपीएससी की प्रकृति क्या है। ठीक, तो 2015 में पूछा गया है, फिर सिंपल क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो आपको इन प्रश्नों को देख करके ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि उस समय साइंस टेक का देखिए, उस समय ना इतना न्यूज में, क्योंकि उस समय के बच्चे केवल बुक्स पर ही आधारित होते थे। उस समय के इंटरनेट का इतना ज्यादा युग नहीं था, ना सेट इतना यूट्यूब वगैरह यूज होता था। तो सिंपल उस समय इनकी भी जानकारी नहीं होती थी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं। तो उन्होंने सिंपल, उस समय चर्चा में चल रहा होगा और सरकार काफी सैटेलाइट को लॉन्च कर रही थी अनेक अनेक उद्देश्यों के लिए, तो इस तरह के प्रश्न बन गए थे। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है, मैं इसीलिए बार बार आपको दिखाता हूं कि ये आप जो है विषय से अलग न हो जाए। तो हमको हमारी रणनीति का सबसे पहले हिस्सा क्या होता है कि हमें जो है सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है, सिलेबस देखना है। तो प्रीलिम्स में हमने सिलेबस देखा कि उसमें सिर्फ सिंपल लिखा हुआ समान विज्ञान। अब समान विज्ञान से आप कहां तक जाओगे, कैसे समान विज्ञान, संविधान विज्ञान में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होता है, पीवाईक्यू देखना होता है। तो हम लोग पीवाईक्यू देख लिए अभी। फिर हम लोग ये देखेंगे कि प्रीलिम्स में सवाल तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो उसका सिलेबस कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंस के सिलेबस से भी खींच लेता हो कि मेंस में हमने डिफाइन कर रखा है, मेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि प्रीलिम्स ही केवल पढ़ के आ गए हो। तो हम मेंस और प्री की तैयारी एक साथ करते हैं। ठीक, जब एक साथ करेंगे तो हमारा पूरा जो है एरिया कवर हो जाएगा। तो यूपीएससी कहीं से भी पूछ ले, प्रीलिम्स में पूछ ले, मेंस करा ले, क्योंकि मैं प्रीलिम्स निकलने के बाद 3 महीने का ही लगभग समय होता है, 3 मंथ का ही समय होगा, उसी में ही आपको तैयारी करनी है। तो आप पहले से अगर मेंस की तैयारी नहीं कर रखे होगे तो प्रीलिम्स निकालना मेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन, ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। यहाँ पर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि थी, कल मैंने बताया कि शुभम सर हमारे हैं, वो उनकी उपलब्धि है, तो उसके विषय में हो सकता पूछ ले। फिर उसके बाद
यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष, अब अंतरिक्ष का विषय है स्पेस। अब स्पेस के बारे में हमारा ये टॉपिक जो हम निसार पढ़ रहे हैं वो स्पेस से ही टच होगा। हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई मेंस में तो साफ साफ डिफाइन है, दिखा हुआ है, मतलब पूर्णतः डिफाइन तो नहीं है कि अंतरिक्ष के और कौन कौन से डायमेंशन है, कहाँ कहाँ तक पूछ सकता है, ये तो डिफाइन नहीं है। तो इसके डिफाइन हम करने के लिए हम क्या देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं। तुरंत हमने पीवाईक्यू देख लिया तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा हाँ इस तरह का प्रश्न बन जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे। अब देखिए 2015 में, 2011 में, देखिए इस तरह के पीवाईक्यू, इस तरह से तो पता चलेगा कि हम जो है सवाल कि हमारा दायरा क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो वहीं पर फिर उसके बाद कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये सब हमारे मतलब का अभी नहीं है। बाकी आपको ये सिलेबस देखना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार सिलेबस आपको दिखाता हूं कि आप अपने पढ़ने की दिशा से विमुख न हो जाएं। आपको सही दिशा में ही पढ़ाई करनी है, सही दिशा में आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो ये जो है सागर है, इसमें अगर घुस गए तो खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, इसलिए आपको पीवाईक्यू और सिलेबस बार बार देखना है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहले देखिए ये निसार सैटेलाइट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये निसार सैटेलाइट जो है ये किसके द्वारा, भारत का हमारा जो संस्थान इसरो है और अमेरिका का संस्थान नासा के द्वारा मिल करके ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। तो इसका नाम ही है, एन से आपका, यहां पर मैं एन से आपका नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर, आर से रडार। ठीक, अब यहां पर मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि समय भी कम होता है और लिखने में क्यों यहां पर लिखा ही हुआ है। तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने यहां सब कुछ लिख दिया है। निसार सैटेलाइट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान और तकनीकी से संबंधित टॉपिक है। आपको पता ही है, ये चीज बताने की जरूरत तो ही नहीं, यहाँ पर मैंने सब लिख दिया था कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो कहीं पे। ठीक, फिर नासा और इसरो के बीच साझेदारी से बना दुनिया का पहला ड्यूल बैंड, आप देखिए यूपीएससी यही खेलेगा, प्रीलिम्स में रख देगा क्या कि ये दुनिया का दूसरा ड्यूल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ड्यूल बैंड है, इसमें एस और एल बैंड का ही प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसमें जो अर्थ, अब इसमें कह देगा ड्यूल बैंड पहली बार नहीं दूसरी बार किया गया है, लेकिन ये पहली बार किया गया तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये आपका प्रीलिम्स में काम देगा। फिर पृथ्वी को सटीक निगरानी करेगा, ये तो आपको पता ही है, ये अर्थ आपके जो है आपदा प्रबंधन के लिए सटीक निगरानी करेगा। अच्छा, ड्यूल बैंड का मतलब क्या होता है कि आपकी सतह की तो जानकारी और कई सारे सैटेलाइट कर ही रहे हैं, लेकिन सतह के अंतर्गत भी करेगा कि मान लो ये समुद्र है तो समुद्र के बाहर तो करेगा, इसके अंदर भी करेगा, इसलिए ड्यूल बैंड लगे, एस और एल बैंड का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे लिए आपदा प्रबंधन में काम करेगा, हमारे कृषि के लिए काम करेगा। ठीक, इसके साथ साथ भूकंप, ज्वालामुखी, उनकी भी सही जानकारी देगा। ठीक है, तो इसलिए वन को भी बताएगा, वन स्थिति रिपोर्ट आती है तो वन में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, क्या हुई है। फिर उसके साथ ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो ग्लेशियरों के बारे में भी बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पक्का पूछा जाएगा यूपीएससी 2026 में, मैं दिखाऊंगा आपको। अब मैं फालतू की यहाँ पर बातचीत नहीं करूंगा, सिंपल मैंने इसीलिए प्रीलिम्स की चीजें मैं यहाँ पर डाल दी है, क्योंकि मैं ज्यादा बताने के चक्कर में नहीं रहूंगा कि आपको यहाँ पर बांधूं और फर्जी के जो है वीडियो बड़ा करके आपको अनावश्यक जानकारी दे दूं, उससे कोई मतलब। मैंने कई वीडियो देखे, मैंने इसीलिए देखा कि वहां क्या पढ़ा रहे हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कोचिंग। अब मैं किसी का जो है ये नहीं कहूंगा कि आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन एक से एक बड़ी बड़ी कोचिंग फालतू की चीजें कचड़ा पढ़ाया कर रही है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो दूसरे की बुराई करने से बुराई करनी पड़ जाती है यार, क्योंकि खुद आप देख रहे हो कि भाई जब बच्चों को क्यों फालतू दिन भर एक मतलब यूट्यूब आपका बना है तो आप दिन भर उसमें 20-25 वीडियो डाल रहे हो। अरे बच्चा का क्या स्टोरेज माइंड है क्या उसका कि दिन भर स्टोर करेगा। जब तक आप 5-6 चीजों से ज्यादा अगर ज्यादा आप पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत है। 5-6 चीजों को पढ़ के बार बार उसको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, बार बार सोचना है, सोचने वाला प्राणी बनना है। हमको ये नहीं करना कि कुछ भी पढ़ लो, कचरा है क्या, डस्टबिन है क्या जो भरते चले जाओ, तो भरते चले जाओ। फिर दिन भर में आप कभी जितने सारे वीडियो देख लो, लास्ट में जो है रात में सोते समय एक बार याद करके सोना कि मैंने क्या क्या आज पढ़ा। आप दिन भर जो पढ़े वही नहीं बता पाओगे तो आपको 20 दिन 25 दिन बाद क्या याद रहेगा, फिर साल भर बाद आप पेपर दोगे तो पता चला कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि मुश्किल से 5-6 चीजें पढ़ो, उन्हीं को बार बार रिपीट करो, उन्हीं से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर निसार सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म और साझेदारी हमने यहाँ पर बताई दिया कि नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये भारत को जो हमारी इसरो संस्था है और अमेरिका की नासा का संयुक्त मिशन है। ठीक, ये अभी लॉन्च किया गया है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत होती है। अब देखिए यहां पर ये GSLV MK2 सेकंड, ये आपका जो है क्या है, व्हीकल है
जिस व्हीकल से ये लॉन्च किया गया है, जिससे गया है। फिर इसको जो है हमको इसको याद करके रखना है कि प्रीलिम्स में हो सकता है एक कथन डाल दे, ये नहीं पूछेगा किस जुलाई को लॉन्च किया गया, तो ये तो पीसीएस के वनडे एग्जामों के लिए आप पढ़ लो। बाकी उसके लिए यूपीएससी के लिए एक कथन में पूरा रख देंगे, भारत के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको जीएसएलवी मार्क 2 और पोस्टक में जाएगा जीएसएलवी F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक, फिर दूसरा कथन लग जाएगा सूर्य समकालिक ध्रुवी कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक, उससे लॉन्च किया गया। मैंने यहाँ पर और भी लिख दिया क्योंकि मुझे नीचे यहाँ पर आपको और अतिरिक्त जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने लिख दिया और भी ऑर्बिट देखें, नीचे स्लाइड देखें, ये चीजें मैंने आपके लिए डाल दी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होता है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है, अंतरिक्ष क्या होता है, ये जानकारी पहले होनी चाहिए, तभी तो आप ये सब जान पाओगे। ठीक है, इसकी अवधि 3 से 5 वर्ष होती है और 2 बैंड मैंने बताया, एल बैंड जो नासा के द्वारा है, तो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लेगी, एल बैंड इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो का है, और एस बैंड नासा का है, उल्टा कर देगा। यूपीएससी की हमेशा रहती है, क्योंकि आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो वो पक्का चेंज, मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ कलाकारी कर देगा। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसमें 12 एंटीने लगे हैं, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि याद रखो, हो सकता है कथन में डाल दे तो आप उसको काटने के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सतह की, इसकी क्षमता क्या, पृथ्वी की सतह का 12 दिन में उच्च रेजोल्यूशन इमेज, मतलब हाई क्वालिटी की रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा ये इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चीजें आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप पहले तो आप ये समझो कि अंतरिक्ष क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि लगभग पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, उसको हम सभी देशों ने, कई देश जो है विश्व के कई देश मिलकर के पहले बोले कि भाई अंतरिक्ष पहले डिफाइन तो करो कि भाई आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, कोई देश लॉन्च कर रहा है, कोई दूसरा देश लॉन्च कर रहा है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट लॉन्च तो आप कर रहे हो, लेकिन सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की जा रही है, तो अंतरिक्ष का क्षेत्र कौन सा है, कहां पर से माने कि अंतरिक्ष इसके बाहर है। तो एक कार्बन रेखा निर्धारित की गई, जिसको हम कार्बन रेखा के नाम से जानते हैं। ये लगभग 400 किलोमीटर पृथ्वी की, यहाँ पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, 400 किलोमीटर के आसपास है का क्षेत्र है। ठीक, इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा उसको हम सैटेलाइट कहेंगे, मतलब ये अंतरिक्ष कहेंगे। ठीक, तो इसके बाहर का, तो कार्बन रेखा के बाहर का क्षेत्र जो है हमारा स्पेस कहलाता है, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो हम पहले इसको देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये ऑर्बिट क्या होते हैं। यहां पर देखिए, एक जो है लो अर्थ ऑर्बिट LEO, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर GEO, इसको बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट लिख देता हूं यहां, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब जो LEO है, इसी में ही जो है LEO के अंतर्गत ही हमने निसार को लॉन्च किया है। यहां पर आपको ये जानकारी है, निसार LEO इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर LEON के अंदर भी एक सन सिंक्रोनस, सन यहां पर लिख देता हूं मैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च की। सन सिंक्रोनस या पोलर, इसको पोलर ऑर्बिट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि यहां से बिल्कुल पोलर के पास से निकल के जाता है, इसलिए हम इसको जो है, ये सबसे सटीक क्योंकि एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये आपका लगभग 800 किलोमीटर से, यहाँ पर लिखा हुआ 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। 200 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के, 800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। ये लगभग 750-800 के बीच में लॉन्च किया। ये चीजें जो है, ये आंकड़े आप मुझसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये जानना है। ठीक, तो इसके बाद में हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट है, निसार यहीं पर लॉन्च हुआ है। ठीक, और आपको ये पहले लो अर्थ ऑर्बिट बता दिया, फिर इसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो गई। इसके बाद एक बाद में और आता है हाईली अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद तो उसको हम इतना ज्यादा नहीं करते, ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम MEO ये और GEO इसको हम अभी छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पहले इसको, लो अर्थ ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमने बताया सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये ठीक, इसी को हम पोलर ऑर्बिट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पोलर के पास होता है। आप यहां पर देख लीजिए, ये पोलर ऑर्बिट है, ये पोलर के पास से जा रहा है, ये देखो सन सिंक्रोनस। ठीक, ये इक्वेटोरियल है, ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास से ही जाता है। ये क्या होता है कि बिल्कुल सटीक जानकारी एक दिन में जिस समय आप देखते हो, जैसे कि मान लो 12 बजे आपने पृथ्वी के, क्योंकि ये बिल्कुल सूर्य के हिसाब से घूमता रहता है। ठीक है, तो उसके विषय में खैर इतना आप ही न जाओ, आप केवल इतना जाओ कि सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट, हमको ये जानना है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले सैटेलाइट के बारे में जानते हैं कि ऑर्बिट होती क्या है। ऑर्बिट के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ऊंचाई के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख प्रकारों में निम्न अर्थ ऑर्बिट LEO,
जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम पृथ्वी कक्षा बोलते हैं, और उच्च पृथ्वी कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट, ये हाईली अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपकी एक ये होती है GEO, हमने यहाँ पर देखा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम पहले इसी को पढ़ लेते हैं कि नहीं, निम्न अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे करीब की कक्षा है, जिसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से कम होती है, ठीक। मौसम अवलोकन, पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के लिए उपयोग किया जाता है। इस यहाँ पर मौसम, अब देखिए ये क्या करेगा निसार सैटेलाइट, ये लगभग 700-800 किलोमीटर के आसपास इसको सेट किया जाएगा। ये पृथ्वी को बिल्कुल नजदीक से देखेगा, और इसमें S और L बैंड लगे हैं। ये तो क्या करेगा, ये बिल्कुल सतह को देखेगा। मान लो समुद्र की सतह, तो उसके अंदर भी देख लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2000 से ऊपर, अब 2000 से ऊपर कौन सी होगी, मीडियम होगी। 2000 से 35 या 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सैटेलाइट होती है। यहाँ पर कौन सी सैटेलाइट, नेविगेशन उपग्रह, जैसे कि GPS उपग्रह, इस प्रकार की कक्षाएं पर लॉन्च किए जाते हैं, ठीक। फिर आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट होती है 35,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई। अब 35, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी लो अर्थ ऑर्बिट होगी, ये मान लो पृथ्वी, तो यहां से यहां तक का क्षेत्र कितना हो गया, 2000 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये। फिर 2000 किलोमीटर से इसके ऊपर वाला क्षेत्र, 2000 से ऊपर वाला क्षेत्र, ये 35,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र हो गया। मान लो 36,000 भी मान लो, 35,000 कुछ है, 36,000। फिर इसके ऊपर वाला 36,000 के ऊपर का क्षेत्र किसमें आएगा, हाई अर्थ ऑर्बिट में। से अधिक ऊंचाई वाले यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं साफ चित्र में ही दिखाई दे रहा हूं, तो आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूं, तो आप बिल्कुल से ये मत सोचिए कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। मौसम और कई संचार उपग्रहों को इस कक्षा में रखा जाता है, ठीक। तो आप जैसे कभी रख दे कि HEO पर केवल मौसम से संबंधित संचार उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका MEO में कह देगा कि नेविगेशन सैटेलाइट रखी जाती है। फिर LEO में कह देगा कि यहाँ पर जो पास से अवलोकन किए जाते हैं, जैसे कि मौसम अवलोकन, पृथ्वी अवलोकन, संचार उपग्रह जो आप लोग बातचीत करते हो, सैटेलाइट, ये जो टावर वगैरह कैच करते हैं सैटेलाइट। अभी देखना कुछ दिन बाद क्या आ जाएगा, सैटेलाइट वाईफाई आने वाला है, जो हम लोग यूज करते हैं घर में, कुछ दिन बाद जो है एलन मस्क जी हमारे स्टारलिंक लॉन्च कर देंगे, तो ऐसे ही हम लोग इसी का यूज करेंगे संचार उपग्रह को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जो पोलर के बिल्कुल पास से होती है। एक पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट से बिल्कुल हल्का सा झुका हुआ होता है, इसलिए इसको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये बिल्कुल करीब से पृथ्वी को देखेगा। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ लिया, देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको ये चीजें समझ में आएंगी। फिर मैंने ये प्रश्न आपको दिखाई दिया था, ये प्रश्न भी दिखा दिया था। अब हमारे मेंस के लिए, पीटी के लिए तो हमने पढ़ लिया, देखिए पीटी के लिए तो हमने यहाँ तक जान लिया। अब हमारे मेंस के लिए ये कहाँ तक उपयोगी, क्योंकि हमको फालतू कचड़ा पढ़ना ही नहीं है। क्यों फालतू पढ़े कि हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, फालतू जानकारी, जिज्ञासा अंदर रखोगे, जिज्ञासा रखना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अभी यूपीएससी के लिए ज्यादा जिज्ञासा रखोगे तो हो सकता है कि आप पीछे की तरफ पहुंच जाओ, ठीक है। तो मेंस के लिए हमने पहले, अगर मेंस लिखोगे तो सबसे पहले आपको मेंस के लिए परिचय देना पड़ेगा। तो पहले तो आप तो इसी को बताओगे कि जो निसार उपग्रह है विश्व का पहला ड्यूल बॉन्ड रडार इमेजिंग उपग्रह है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं, अब देखिए ये आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, कृषि, वनों, बर्फ की चादर, जल संसाधन आदि के पर्यवेक्षण के लिए विकसित किया गया है, ठीक। अब इसकी विशेषताएं हमने पहले भी पढ़ ली थी। तो पहले तो हमने इसको सिंथेटिक अपर्चर रडार बोलते हैं। ये डुअल बैंड है, जिसमें S और L, S किसके द्वारा किया गया, L किसके द्वारा किया गया, अभी मैंने बताया, इसको मुझे कमेंट में बताना, ठीक। L बैंड जंगलों, बर्फ, मिट्टी के अध्ययन में सहायक होगा। S बैंड सतही बदलावों की निगरानी करेगा। तो जो S बैंड है वो ऊपर की सतह को देखेगा, और जो L बैंड है वो आपके जंगल को देखेगा, बर्फ को देखेगा, मिट्टी को देखेगा, ठीक। और इसमें ताकतवर एंटीने लगे, तो जो 12 मीटर का सोने के परत वाला एंटीना, तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया इतना, ये पीटी के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। वजन क्या होगा, 2800 किलोग्राम, SUV के आकार का। हो सकता है प्रीलिम्स में इस तरह का कथन रख देंगे कि रख देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक। फिर इसका उद्देश्य क्या होगा, पृथ्वी की सतहों के बदलाव, जैसे भूकंप, भूस्खलन, हिमालयन ग्लेशियर जो मेल्ट हो रही, पिघल रही है, सिंचाई, ग्रेडियंट चेंज की निगरानी करेगा। फिर प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और पारिस्थितिकी व्यवधानों का पूर्वानुमान करेगा। फिर भूजल स्तर जो बढ़ रहा है, अब जैसे मॉरिशस के बारे में कल सर ने बढ़ाया कि आपको मॉरिशस क्या हो रहा है, हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले समय में क्या हो जाएगा, डूब सकता है। तो हम इसी सैटेलाइट के माध्यम से उसके भूजल स्तर को देख सकते हैं कि कहां तक आया है। तो उसके लिए वहां से हो सकता है कि कभी दिक्कत हो तो आपदा प्रबंधन में इसका यूज कर ले। हम वहां से, मॉरिशस से, वहां की जो आबादी हो वहां से उठा करके किसी और स्थान पर उनको प्रवास करा दें, ठीक। तो भूजल स्तर, फसल की वृद्धि, फसल के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सटीक जानकारी हमको देगा। फिर भूमि उपयोग,
परिवर्तन की सटीक गणना कर देगा। ठीक, इसका महत्व क्या है? अब यही चीजें घूम घूम करके आ रही है। जलवायु, पर्यावरण, कृषि पर वैज्ञानिक शोध को गति मिलेगी। ठीक, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, ठीक से जैसे चंडीगढ़ वगैरह आप देख सकते हो कि बिल्कुल व्यवस्थित बसा हुआ है, तो हम इसको सैटेलाइट के थ्रू देख लेंगे कि कहां पर घना बस्तियां बसी है, कहां पर नहीं बसी है, कहां पर नहीं बसी है तो वहां पर किस तरह बसाएंगे। तो शहरी नियोजन में काम करेगा ये। फिर वनों और संसाधनों की निगरानी करेगा। ISFR रिपोर्ट आती है तो हमको और अच्छी, हो सकता है कि कुछ पेड़ छूट गए हो कहीं पर, तो हम उसकी जो है सैटेलाइट के थ्रू और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अब जंगलों में हो सकता है कि कुछ ऐसे जंगल है जहां पर जाना मुश्किल है, तो वहां पर हम कैसे पेड़ों की गिनती करेंगे, तो वहां पर इस सैटेलाइट के माध्यम से कर लेंगे हम गिनती। ठीक, फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंडो US पार्टनरशिप। अब देखिए भारत और USA के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सहयोग जो है हमारे संबंधों को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो वैश्विक विज्ञान और टेक्नोलॉजी नेतृत्व में भारत का योगदान, भारत की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उभरता हुआ देश है। ठीक, और सबसे कम दर पर आपने 2017 में देखा होगा 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी। और क्यों सभी देश हमारे तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि हम इतने सस्ते में लॉन्च कर देते हैं कि सारे देश सोचते हैं कि यार इससे ज्यादा खर्चा तो हमारे देश में होगा लॉन्च करने में, तो ऐसे अच्छा कि जो है भारत से ही लॉन्च करा देते हो। जब भारत से लॉन्च करेंगे तो डॉलर बाहर से आएगा। जो डॉलर की कमी हो रही है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, पैसा कम हो रहा है, पैसे का जो दर है, रुपए का जो मूल्य है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डॉलर बाहर से आ जाएगा, तो डॉलर की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, तो डॉलर की आपूर्ति ज्यादा होगी तो उसका रेट कम होगा, तो हमारा रुपया मजबूत होगा। ठीक, तो इस तरह से ये पार्टनरशिप, इसी तरह से मेंस में सोचना है आपको। फिर चुनौतियों में भारी लागत, अब समझ लीजिए कि 1.5 बिलियन डॉलर खर्च होगा। फिर इसके बाद डेटा प्रबंधन का विश्लेषण बहुत जटिल है। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा डेटा है कि उसको कैसे मतलब उसके लिए भी अलग से आपको वहां पर लोगों को लगाना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ऑप्टिकल व अन्य सेंसरों तक ही हम सेंसरों का ही सीमित उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे करेंगे, तो डेटा की बड़ी जो है डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजिंग मतलब बड़ी चुनौती है। फिर देखते हैं कि उत्तर लेखन के लिए टिप्स क्या होगी। आपको यही बताना है कि भूमिका में विज्ञान तकनीकी के संदर्भ का उल्लेख करें, आपको पता ही है। ठीक है, उपग्रह में, उत्तर में उपग्रह की अनूठी विशेषताएं, महत्व, भारत अमेरिकी सहयोग। अब देखिए ये तीनों चीजें हैं अलग अलग। अब हो सकता है कि UPSC अगली बार भारत अमेरिका संबंध पूछेगा, मान लो क्योंकि संबंध बिगड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप निसार सैटेलाइट को सहयोग के स्तर पे दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो। ठीक, तो निसार सैटेलाइट दिखा दी। फिर इसके बाद उपग्रह की अनूठी विशेषताएं, हो सकता है स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछ ले कि निसार सैटेलाइट पर स्पेशल बताइए कि उसके क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, तो आप यहां से विशेषताएं उठा लो, ये विशेषताओं को एलिब्रेट करके लिख दो। फिर चुनौतियां पूछ ले तो चुनौतियों को एलिब्रेट करके लिख दो। ऐसे ही तो लिखना होता है। बाकी ये आपदा प्रबंधन से इसको जोड़ सकते हैं कि जो आपका थर्ड पेपर है उसमें आपदा प्रबंधन से जोड़ो कि आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से हमें सहायता दे सकता है। ठीक है, ये पंक्ति मैंने जो है समरी है, ये हमने UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं, किस किस टॉपिक से जुड़ेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। फिर हमने जो है प्रश्न लगाए हैं, आप इसको प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। अब आपने इतना पढ़ लिया होगा, अगर कोई दिक्कत हो आप हमसे बताइए, स्पेशल इस पे क्लास और बना देंगे हम। निसार उपग्रह क्या है, इसके बारे में, निसार उपग्रह किसके सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये पहले देखना कि किसके सहयोग से, तो आपको पता ही है कि ये नासा और इसरो के सहयोग से, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए निसार मिशन के संदर्भ में। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसके विषय में अभी तो बता लोगे, आने वाले समय में कैसे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह के अवलोकन के लिए डुअल बैंड, L बैंड और S बैंड रडार का उपयोग करता है। ठीक, इसे भारत के भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV-M सेकंड द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये तो आपको पता है, बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य केवल समुद्री, अब देखिए पहले तो केवल के आधार पे भी हम इसको काट सकते हैं, और दूसरा समुद्री सतह ही नहीं, ग्लेशियर को भी तो देख रहे हैं। ठीक है, मिट्टी को भी तो देख रहे हैं, कृषि को भी तो देख रहे हैं, पेड़ पौधों वनों को भी तो देख रहे हैं। आपदा प्रबंधन में तो यूज होगा, तो तीसरा ऑप्शन वैसे भी कट गया, तो जहां जहां 3 है उसको हटा दिया मैंने, 1 और 2 सही है तो बी मार देंगे। अब ये आंसर यहाँ पर जानना नहीं है, हमें प्रश्न का फॉर्मेट देखना है कि इस प्रश्न में, हालांकि UPSC PYQ नहीं है, लेकिन आप PYQ देख करके फ्यूचर के भी तो क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो यहाँ पर देख करके इसकी प्रैक्टिस कर लो, फ्यूचर के लिए क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अमुक परीक्षा में मैंने देखो ये प्रश्न बनाया अमुक परीक्षा में कि निसार सैटेलाइट क्या, बिल्कुल सिंपल बनाया है कि आपको फिर से ये लिखना, और भारत के किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचा सकता है, टिप्पणी करें। मैंने ये प्रश्न यहाँ पर लिख के छोड़ दिया है, अब मैं इसको कल लिखूंगा और आपको दूंगा। बाकी इसके अलावा ये कुछ जानकारी है जिसको आप लेकर के उत्तर में प्रयोग कर सकते। तो निसार, पेन बदल लेता हूं मैं इसको, निसार जो आपका सैटेलाइट है, निसार सैटेलाइट मिशन भारत के लिए कई मायनों पर फायदेमंद साबित होगा। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो पृथ्वी की सतह पर अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन में मानचित्रण करेगा। ठीक, इसे भारत में होने वाले कुछ फायदे, वही मेंस में यहाँ पर
आप इन फायदों को लिख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। एक तो आपदा प्रबंधन में फायदा करेगा, कृषि में फायदा करेगा, वन और पारिस्थितिकी में फायदा करेगा, भूवैज्ञानिक में फायदा करेगा। ठीक है, तो इनको पढ़ना। जैसे आपदा प्रबंधन में कैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा, जिससे बेहतर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जा सकेंगी। ठीक, तो आपदा पूर्व जो प्रबंधन होता है, अब मैं आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न कराऊंगा 2-3 दिन के बाद। अभी गवर्नेंस के 2 प्रश्न और बचे, उनका कंप्लीट कराने के बाद आपदा से संबंधित आपदा प्रबंधन में आ जाऊंगा। तो आपदा पूर्व जो हम लोग जो है, मान लो कोई ऐसा जो है कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, ये थोड़े सेंसिटिव क्षेत्र हैं। तो इन सेंसिटिव क्षेत्रों में पहले से आपदा के लिए पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी होता है। तो हम पूर्वानुमान लगाने में इस सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं कि हो सकता है कि जहां पर हम भूकंप हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आता रहता है, तो हम उसकी निगरानी कर सकेंगे। भूस्खलन है, पहाड़ी उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। तो हम इस सैटेलाइट का आपदा प्रबंधन में पहले से ही अनुमान लगा करके अपने आप को तैयार करके रखेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम को तैयार करके रखेंगे कि हो सकता है कि फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। तो हमको ये चीजें यूज करनी है, इसी को मेंस में लिखना है, इसी को देखो घुमा घुमा के शब्दों को लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक, जिससे बेहतर प्रबंधन आपदा प्रबंधन योजना बनाई जा सकेंगी। फिर कृषि में कैसे फायदा करेगा ये, या फसल की पैदावार का अनुमान लगाएगा। अनुमान लगाने मिट्टी की नमी का भी पता लगाएगा कि मिट्टी की नमी कितनी है, अगर नमी कम है तो हम उसी हिसाब से उन फसलों को लगाएंगे। तो ये पूरे जो है आपके सिस्टम को ही ये सैटेलाइट चेंज कर देगा, आपके सोचने विचारने की शक्ति जो है उसको ही बदल देगा कि हम नमी जहां पर ज्यादा है, कहां पर जो है पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति का मूल्यांकन कर सकेगा। तो हम जलवायु अनुकूल कृषि करेंगे, पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर सूखा आता है, यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो हम किसानों को कहेंगे कि वही उसी टाइप की फसल उपजाओ जहां पर उसका फायदा हो। नहीं तो पता चला नमी वाली फसल है, अब पता चला उसको सूखे के क्षेत्र में, अब पता चला कि सूखे के क्षेत्र में उन्होंने उगा दिया, सूखे में हुआ नहीं, तो आपको सरकार को क्या करना पड़ा, जन कल्याण करती है सरकार, पता चला फसल बीमा कराए हुए थे किसान, फसल बीमा में काफी राजस्व खर्चा कर दिया, तो अब राजस्व कृषि में खर्चा कर दिया तो अन्य क्षेत्र छूट गए, तो ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो ये सैटेलाइट कहीं ना कहीं ये पूर्वानुमान लगाने में आपका फायदा करेगी। फिर वन पारिस्थितिकी में आपको फायदा करेगा, ये वनों की कटाई जो आजकल हो रही है तो उसमें सहायता करेगा। जैव विविधता, आपको पता चला कि जो पोचर्स होते हैं जानवरों को, जो छोटे छोटे फ्लोरा और फोना होते हैं उनको उठा करके ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने, सेल भी करते हैं, ठीक है, तो उसकी भी निगरानी हो सकेगी। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की निगरानी करेगा, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण संरक्षण का भी अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप निसार सैटेलाइट को वहां खोज सकते हो। मेंस में तो बहुत सरल मेंस होता है, आप अगर ठीक से देख लोगे तो मान लो कि वन पारिस्थितिकी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, पारिस्थितिकी भी अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप इसको निसार सैटेलाइट को वहां डाल दो कि निसार सैटेलाइट के द्वारा हम पारिस्थितिकी तंत्र को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और जो पोचर्स होते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी काम करेंगे, पोचर्स की रोक करेंगे, जो जीव जंतु वहां पाए जाते हैं उनको, जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, वो जो उनको बेच करके उससे फायदा लेते हैं, तो हम उसकी कहीं ना कहीं निगरानी कर पाएंगे। फिर भूवैज्ञानिक पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को ट्रैक करेगा, जिससे भूकंपीय गतिविधि और टेक्टोनिक प्लेटों की गति का अध्ययन करने में फायदा मिलेगा। इसको आपदा प्रबंधन से, इससे भूकंप से जोड़ सकते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से आप लिखोगे। अब इस पे जो है मैंने बता दिया, अब आराम से जो है इसको लिखना। किसी दिन मैं क्या करूंगा कि मैं खुद तुम्हारे सामने 7-8 मिनट में 150 शब्द या 200 शब्दों का प्रश्न खुद लिखूंगा। अब इसमें क्या लिखना है, निसार सैटेलाइट क्या है, तो आपने तुरंत डाला कि निसार सैटेलाइट जो है वो इसरो एवं नासा के सहयोग से तैयार की गई सैटेलाइट है, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें प्रयोग किया गया, सिंथेटिक अपर्चर रडार के द्वारा प्रयोग करके बनाई गई है। इसका उपयोग अब इसके बाद किस किस क्षेत्र में, तो हमने डाल दिया आपदा प्रबंधन में, भारत के आपदा प्रबंधन में फायदा करेगा, जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन आदि। उदाहरण में क्या डाल दिया, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्र जो इको सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां पर हम इस सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कृषि में कि किसानों को मिट्टी की उर्वरता शक्ति, मिट्टी की नमी बताएगा, जिससे हम किसानों को क्या कर सकेंगे, सही फसल उगाने के लिए एक निर्देश या सलाह दे सकते हैं। तीसरा भूवैज्ञानिक में तो हम देखेंगे कि जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, वहां पर हम इसको क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, तो हम वहां पर जो है भूकंप की प्लेटों के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। मैं इसको कल लिख करके भेज दूंगा आपको प्रश्न, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं अभी लिख देता, तो लिखते भी नहीं बनता, क्योंकि पैड जो है इससे क्या है कि मैं आपको लिखता हूँ, मेरी राइटिंग इसमें कुछ अलग है और वहां पर यहाँ पर लिखता हूँ तो कुछ अलग है। मान लो निसार लिखता हूँ तो इतने बड़े में निसार आएगा। ठीक है, किसी दिन मैं इसी में कोशिश करूंगा कि कैमरा लगा करके आपके सामने 7-8 मिनट में प्रश्न लिख के आपको दूं। ठीक, तो यहीं तक दोस्तों रखते हैं। अगर कोई समस्या आपको पढ़ने में हो सकता है कि वीडियो, क्योंकि हम अभी नए हैं,
तो कुछ समस्याएं आती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। बाकी हम कचड़ा नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको इसीलिए जो है फालतू चीजों से बचा करके सिंपल वे पे कम समय का वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं, और इसका आप लाभ लीजिए। क्योंकि मैंने देखिए मेंस का प्रश्न भी लगा रहा हूँ, पीटी के प्रश्न भी बता रहा हूँ, इतने सारे प्रश्न भी बता दिए, तो सीधी सी बात है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। इतना कोई नहीं करके देगा, आप खुद देख लीजिए कि केवल जो है यूट्यूब पे बांच रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई दे रहे हैं, हम आपको सिलेबस से लिंक करके बता रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको तय करना है कि ये विषय आपको ये सब चीजों का लाभ लेना है या आपको मार्केट के चक्कर में पड़े रहना है, तो आप पड़े रहिए। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।